हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यूएसए जो कि वर्ल्ड में अपनी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज और साथ में अपने स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है। याद रखें कि इसका यदि आपने कभी ना कभी लोगो देखा हो तो जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि इसके लोगो में आप एक ईगल की इमेज देखते हैं, और ये ईगल को यदि आप देखें तो याद रखिएगा यह ईगल यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, परंतु इसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। 200 वर्षों के पश्चात, अर्थात जब इसको एक्सेप्ट किया गया एक नेशनल बर्ड के फॉर्म में, उसके 200 वर्षों के पश्चात आज अमेरिका का यह देश का प्रतीक बनकर सामने आता है और इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करने का यहां पर अर्थ है कि अमेरिकी संसद से अर्थात सीनेट से इसको मंजूरी मिलती है। जो प्रस्ताव लाया गया था वो प्रस्ताव पास होता है और यहां पर यूएसए का एक राष्ट्रीय पक्षी सभी के सामने आता है ऑफिशियली तौर पर। यह है ईगल। याद रखिएगा ये जो ईगल है ये बहुत ही अपनी संघर्षशाली जीवन शैली और साथ में अपनी शिकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। ये कनाडा वाले पोर्शन में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो कनाडा एरिया है वहाँ ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। और कनाडा से ये ट्रैवल करते हुए आते हैं असल में यूएसए, और यूएसए में जो ग्रेट लेक्स वाला पार्ट है, अर्थात यदि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर बताना चाहूँ तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ से चालू होता है क्या यूएसए वाला सेक्शन। जब आप नीचे देखते हैं तो यह है कैलिफोर्निया वाला रीजन। पश्चात इसके हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए कुछ इस प्रकार से देखते हैं अलास्का रीजन को, और यहाँ पर आता है हडसन की खाड़ी, और फिर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया। क्लियर। अब ये एक रफली मैप है। जब आप इसको अच्छे से देखेंगे तो एक्चुअल में ये जो अलास्का वाला रीजन है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं ये बाल्ड ईगल, या फिर हिंदी भाषा में इसको गंजा ईगल भी कहा जाता है। क्लियर। और यहां से ये ट्रेवल करते हुए इस प्रेरी घास के मैदान वाले एरिया तक, इस यूएसए के प्लेन तक और इस अपलेशियन माउंटेन तक एक्चुअल में ट्रेवल करते हुए आते हैं। और याद रखिएगा कि यहां पर ये वर्तमान में एक लुप्त प्राय पक्षी के तौर पर जाने जाते हैं। अर्थात पहले जब इनका डिक्लेरेशन हुआ था, देखिएगा 1776 के लगभग यह यूएसए आजाद होता है। क्लियर। और जब यह यूएसए आजाद होता है तो फिर अमेरिका के प्रतीकों को तैयार किया जाता है और यह बताया जाता है कि एक्चुअल में कौन सा जानवर या फिर विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों में हम किस किस वस्तु या फिर किस किस जीव का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा 1776 में आजाद होने के पश्चात 1782 में जब यह अपनी सील तैयार करता है तो इस सील में भी एक्चुअल में इस बाल्ड ईगल का प्रयोग करता है। यदि आप इस यहां पर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ग्रेट सील है यहां पर इसको प्रदर्शित करने के लिए भी इस बाल्ड ईगल का भी प्रयोग किया जाता है। परंतु याद रखें कि यह केवल और केवल यहां तक सीमित रहता है कि भाई कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, यानी कि जो अमेरिका की एक कांग्रेस कही जाती है, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इसको नाम दिया जाता है, इसकी सील से प्रयोग होने के पश्चात जो ऑफिशियली वर्क होते थे वहां तक इसका दायरा आपको सीमित देखने के लिए मिलेगा। अर्थात समयानुसार अमेरिका की संसद में बिल लाए जाते हैं, बिल पास नहीं हो पाते हैं। अब उसके कई कारण होते हैं, परंतु उसके लगभग कई वर्षों के पश्चात आप 1940 के दशक में देखेंगे कि इस बाल्ड ईगल की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम लाया जाता है जिसको कहा जाता है बाल्ड ईगल संरक्षण अधिनियम 1940। अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि याद रखिएगा कि ये ट्रैवल करते थे और साथ में इनका शिकार भी होता था इनके फरों के लिए, और साथ में यदि आप देखें तो यह पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की एक इकोटोन स्पीसी थी। अर्थात यह केवल इकोटोन नहीं, एक स्थानिक प्रजाति थी। क्लियर। और जब कोई स्थानिक प्रजाति किसी भी स्थान पर निवास करती है और वहां से ट्रेवल नहीं करती तो उसमें जनसंख्या में लगातार कमी आती है, और जब जनसंख्या में कमी आती है तो फिर आप पाएंगे कि वह पक्षी जो कि केवल और केवल अलास्का और यूएसए में पाया जा रहा था, इसको बचाने के लिए कई प्रकार के प्रोजेक्ट इन दोनों ही एरियाज में चलाए जाते हैं और इन दोनों एरिया में इसको संरक्षण देने का भी कार्य किया जाता है। पहला शिकार और साथ में यह जो पूरे पर्यावरण की
स्थानिक प्रजाति थी, इसकी स्थानिकता को जब खतरा हुआ तो फिर प्रोजेक्ट चलाए गए। और फिर जब प्रोजेक्ट चलाए गए तो नो डाउट कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा इनकी जनसंख्या में बहुत वृद्धि भी हुई, परंतु याद रखिएगा यह वृद्धि ज्यादा चल नहीं पाती है। अर्थात 1940 के दशक की मैं बात कर रहा हूं। होता यह है कि 1940 के पश्चात जब 20वीं सदी का अंत आता है तो फिर 1978 के लगभग 1978 के लगभग इसे एक लुप्त प्राय पक्षी के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। अर्थात यह पर्यावरण की एक ऐसी स्पीसी बनकर सामने आता है जो कि अब पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे के पूरे बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा कम बची है। फिर यहां पर यूएसए के सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या एक ऐसी स्पीसी को, क्या एक ऐसे पक्षी को जो कि पर्यावरण में लुप्त प्राय है, इसे हमें अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहिए। अब नो डाउट भारत के पास भी ऐसे ही कई प्रश्न हैं, है ना, परंतु भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह ये सुनिश्चित है कि भाई हम इसी को बनाएंगे और हमने अपना पहले से डिक्लेयर कर लिया है। परंतु यहां पर यूएसए ने अभी तक इसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं किया था। और 1978 में जब हमें मालूम चलता है कि सर इसको एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा लुप्त प्राय कैटेगरी में रखा गया है, और साथ में फिर इसके लिए यह जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे 1940 से यह और तीव्र किए जाते हैं। और यदि बात की जाए तो वर्ष 2007 में यूएसए के ये जो लंबे समय से प्रयास चले आ रहे थे तो इस सूची से इसको हटा दिया जाता है कि नहीं सर ये एनवायरनमेंट की लुप्त प्राय प्रजाति नहीं है। और फिर यहां पर एक अनऑफिशियली डिक्लेरेशन फिर किया जाता है कि यूएसए अपना राष्ट्रीय पक्षी इसी को रखेगा। अब यहां पर बात यह आती है कि सर जैसे आपको किसी भी चीज को यदि डिक्लेयर करना है तो उसके बारे में आपको प्रस्ताव लाना पड़ता है ना। जैसे हमारी भारतीय संसद है, वहां पर सीनेट, अब वहां पर प्रस्ताव लाएंगे, यह प्रस्ताव पास होगा, पास होने पर ही तो इसको ऑफिशियली मान्यता मिलेगी। तो अभी तक ये पास नहीं हुआ था। यह कारण क्या था कि कई बार लाया ही नहीं गया, और कई बार लाया गया तो कई बार फेल हो गया। यह अब हाल ही में आज, यानी कि आज से लगभग 3 से 4 घंटे पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे 3 से 4 घंटे पहले, और यदि अपलोड होने पर यह समय हो जाए तो फिर मुझे पता नहीं, परंतु याद रखिएगा कि अब अर्थात 2024 में इसको सीनेट से ऑफिशियली मान्यता मिली है। अर्थात प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव पास भी हुआ, और पास होने के पश्चात इसको अब यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी अर्थात ऑफिशियली आधार पर राष्ट्रीय पक्षी डिक्लेयर किया गया है। याद रखिएगा कि यहां पर स्टडी IQ IAS के P2I बैचेस लॉन्च हुए हैं, और P2I बैचेस ये बेसिकली अर्जुन बैच हैं। यहां पर जैसा स्टडी IQ IAS ने आप सभी के समक्ष वादा किया था कि यदि आप अपना 2025 का यूपीएससी प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ये वैसा का वैसा ही है। अर्थात इसमें SIP प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम और साथ में IGP प्रोग्राम, ये सभी कुछ इंक्लूडेड है। याद रखिएगा कि यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज 10 अगस्त शाम 6 बजे से बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। 10 अगस्त शाम 6 बजे से बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। और यदि अब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अर्थात आपकी पॉलिटी से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यदि आप इस बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ 27,999 रुपए में आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा कि ये 27,999 रुपए वो प्राइस है जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, बट यदि एक्चुअल में बात की जाए तो इससे कम प्राइस में ही आपको ये बैचेस मिलेंगे। याद रखिएगा ये टेक्निकलिटी में आपके लिए फ्री हैं। कैसे? तो यहां पर जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो यह 27,999 रुपए आपको 101 रुपए के साथ वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि जब आप 27,999 रुपए पे करेंगे और 2025 में जब आप अपना प्री क्वालिफाई करेंगे तो यह अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। अर्थात टेक्निकलिटी में ये आपके लिए फ्री है। और यदि अभी आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आई थिंक बच्चे आप लेट हो रहे हैं, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि AKB लाइव कोड के साथ आप जल्द से जल्द इन बैचेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।